नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आइए आज इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आर्टिकल है अभी इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स में ये आर्टिकल चल रहा था न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन में भी आपने ये पढ़ा होगा और ये कहता है कि इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले डेटा देखते हैं। तो जो आईएमएफ की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार जो डेटा है वो इस प्रकार है। जीडीपी हम जानते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पादन, कि हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ होता है तो उसके हम मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं कि इस देश का जीडीपी है। तो हमारी देश की धरती पे जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो अगर जीडीपी के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा देश जो है पहले नंबर पे दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। आज भी अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा है और उसका जीडीपी कितना है, तो डॉलर 30.507 ट्रिलियन का इकोनॉमी है उसका, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे है चाइना। चाइना डॉलर 19.231 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। तो ये दूसरे नंबर पे है आज भी। तो आप देखोगे अमेरिका सबसे आगे है और बहुत ज्यादा आगे है। दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और ये तीसरे नंबर पे है। और अगर हम देखें तो इसके बाद नंबर आता है हमारा इंडिया का, जो जापान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ा है चौथे नंबर पे। और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है डॉलर 4.187 ट्रिलियन की जीडीपी की यहाँ पे इकोनॉमी है और ये चौथे नंबर पे है। और हमने जिसको पीछे छोड़ा है वो जापान है। जापान भी वेरी क्लोज है। देखिए डॉलर 4.186 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो यहाँ पे 0.001 ट्रिलियन जो है उससे हम जापान को पीछे छोड़े हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है यूके। यूके के बाद छठे नंबर पे आता है फ्रांस। सातवें नंबर पे है इटली। आठवें नंबर पे है हमारा कनाडा और कनाडा के बाद जो है वो ब्राजील का नंबर आता है। तो ये डेटा भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सी रिपोर्ट है ये, तो ये रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये डेटा हमें मिलता है वो है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट के अनुसार, जिसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन गया है। अब चलिए समझते हैं कि जो भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी है, जीडीपी बड़ा है, तो उसके पीछे कौन-कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन-कौन से प्रमुख कारक है। सबसे पहला कारण जो है वो है स्ट्रक्चरल फैक्टर, कि हमारी जो इकोनॉमी की संरचना में जो परिवर्तन आया है, इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण भारत भारत का जीडीपी बढ़ा है। तो सबसे पहला जो है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। भारत में शहरीकरण बढ़ा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण क्या हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। उसके साथ साथ हमारी आकांक्षाएं, हमारे एस्पिरेशंस भी बढ़े हैं, जिसके कारण हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और हमारा कंजम्पशन बढ़ा है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा जीडीपी भी बढ़ता है। उसके बाद देखिए तो भारत आज भी डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। वी हैव स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारी एवरेज एज जो है, हमारी मीडियन मीडियन एज जो है हमारे पॉपुलेशन की वो है अराउंड 29 ईयर्स, जो यंग पॉपुलेशन में आता है। और यंग पॉपुलेशन होता है तो क्या होता है, हमारी आकांक्षाएं ज्यादा है, हमारे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है और पर कैपिटा कंजम्पशन भी हमारे ज्यादा होते हैं, तो हमारी इकोनॉमी भी बड़ी रहेगी। उसके अलावा हमारा प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो जीडीपी का 70% है। इसका मतलब है वी हैव स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, और इसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर। सरकार की जो नीति है उसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि हमारी जीडीपी बड़ी है। जैसे हमारे मेजर मेजर रिफॉर्म्स, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर उसके बाद आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकिंग बैंकरप्सी कोड है, इसके कारण। या हमने समय समय पर कॉर्पोरेट टैक्स का कट किया है, इसके कारण भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। उसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश प्रोग्राम, कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना हो गई, तो इसके कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत हो गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो गया, पीएलआई स्कीम, उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है और ये बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा।
तीसरा जो मुख्य कारण है वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारे भारत में स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इंक्रीज देखा गया है, जैसे यूपीआई एक मैजिकल इनिशिएटिव, मैजिकल डेवलपमेंट है। उसके बाद हमारी जनधन योजना, तो आधार कार्ड, मोबाइल सर्विसेज, तो जैम ट्रिनिटी के कारण भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है और एफिशिएंसी बढ़ी है। इसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। उसके बाद हमारी जो आईटी है, इंडियन आईटी सर्विसेज है, हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, कंसल्टिंग है, उसमें ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इसके कारण भी हम बोल सकते हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो तेजी से आगे बढ़ी है। उसके बाद चौथा मुख्य कारण है एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स, बाह्य एवं वैश्विक कारण। तो हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है वो भी ज्यादा हुआ है। इसके कारण कैपिटल अवेबिलिटी ज्यादा हुई है, और कैपिटल अवेबिलिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो पाएगा। उसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। तो पूरी दुनिया भर में ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है, जैसे चाइना प्लस वन। तो इस स्ट्रेटेजी के कारण भी क्या है कि चाइना का अल्टरनेटिव एज ए इंडिया है, तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इसके कारण हमें बेनिफिट होगा, हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो ये कुछ कारण थे। आइए चलो अब समझते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की भविष्य की संभावनाएं। तो देखो ये माना जा रहा है कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो इंडिया इज लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 2.5 टू 3 इयर्स। तो नेक्स्ट 2.5 से 3 मतलब 3 साल में हम जर्मनी को भी पीछे करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। मुख्य कारण क्या है उसके, लाइक हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं, तो मुख्य सहायक कारण जो है वो कुछ ऐसे है। पहला है एनर्जी ट्रांजिशन, कि हम बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को रेन्यूएबल एनर्जी में बदल रहे हैं। सो रैपिड एक्सपांशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, जिसका टारगेट जो है वो 500 गीगावाट है बाई 2030। और हमने कुछ प्लेटफॉर्म में भी इंटरनेशनल लीडरशिप दी है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। तो उससे भी हम देख सकते हैं कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, कि हमारी जो नियामक स्थिरता है वो भी बढ़ी है। हमारे यहाँ पे बैंकिंग रिफॉर्म हुआ है, जैसे बैंक का रिकैपिटलाइजेशन हुआ। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से जैसे कि आरबीआई है, उससे भी हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। तो ये भी हमें मदद करेगा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में। उसके बाद मतलब इंडिया जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और उससे हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है हमारा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स। तो भारत में डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो रिफॉर्म ड्रिवन ग्रोथ लाती है, और जो ग्लोबल अलाइनमेंट है वो हमारे फेवर में है, जो रीअलाइनमेंट हो रहा है वो हमारे फेवर में है। तो हम बोल सकते हैं कि इससे भी हमारी फ्यूचर में इकोनॉमी है वो बढ़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।